दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। दोस्तों हम सब जानते हैं कि वैसे तो बहुत कुछ हो रहा है देश में, लेकिन इसमें एक बात बड़ी महत्वपूर्ण जो सबके सामने आ रही है वो ये है कि एक जज साहब है दिल्ली हाई कोर्ट के, वर्मा साहब। अब उनके घर में आग लग गई भाई साहब। आग लगी, उसके बाद फायर ब्रिगेड आया, आग बुझाई और फिर पता चलता है कि उस आग बुझाने का जो पूरा उपक्रम चला उसमें बहुत सारी नोटों की गड्डियां थी, इंडियन करेंसीज की। तो फिर उस पे भी जो है वो छुपा छुपी चालू हुई। पहले कहा गया कि मिली है बहुत सारी जो जली हुई नोट की गड्डियां हैं। फिर बताया गया कि फायर ब्रिगेड तो ये कह रही है कि नहीं नहीं, हमने ऐसा कभी कहा ही नहीं कि ऐसा कुछ है। जज साहब का तबादला भी कर दिया जाता है और फिर बताया जाता है कि एक एसआईटी बनी है। फिर फायर ब्रिगेड से बताया जाता है कि नहीं नहीं, हमने कब कहा कि नोटें नहीं मिली। इस सब के बावजूद जो सबसे बड़ा प्रश्नार्थ चिन्ह जो खड़ा होता है वो लगातार जिस पर सवाल उठ रहे हैं हमारी जुडिशरी की ऑनेस्टी पर। अगर देश कोई भी देश हो, अगर कम से कम जुडिशरी निष्पक्ष और ऑनेस्ट रहे तब ये उम्मीद बनी रहती है कि चाहे व्यवस्था कितनी भी खराब क्यों ना हो जाए, लेकिन कभी ना कभी हालात सुधर सकते हैं, ठीक हो सकते हैं अगर न्यायतंत्र पूरी तरह से प्रामाणिकता से काम कर रहा हो। तो हम कुछ आपको दृश्य दिखाएंगे, लेकिन बात करवाएंगे आपको सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही वरिष्ठ एडवोकेट हैं, आप सब जानते हैं, बलराज मलिक साहब से। हमने उनको आज आमंत्रित किया है, उन्होंने हमारा न्योता कबूल किया, हम उनको जोड़ लेते हैं। मलिक साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। अब सर कुछ दृश्य दिखा दे बातचीत शुरू करने से पहले। ये छुपा छुप के बाद ये मिला दृश्य जो कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से पाया गया है, तो इसको एक बार दिखा देते हैं। ये जली हुई नोटें हैं। ये लिया बेटा, जज साहब के घर पे मिली है। और सुप्रीम कोर्ट की ही वेबसाइट पे डाला गया, ये बताया जा रहा है। करना से लाइट इस पर ये क्या है, सब कर दे सब दे। ये भी लिया, महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई, वहां लिया। ये भी लिया बेटा। अब सर बाद में ये भी बताया जा रहा है कि जज साहब ने कुछ ऐसा कहा है, एक सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर ही डाली गई रिपोर्ट है, उसमें जस्टिस वर्मा का भी एक पक्ष है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस स्टोर रूम में, जिसकी हम ये अभी तस्वीर देख रहे थे, तो वो जो नोटों की गड्डियां मिलने की बात की जा रही है, वहां उन्होंने या उनके परिवार ने कभी कोई पैसा नहीं रखा। वो एक ऐसी खुली जगह है जहां पर किसी का भी आना जाना होता है। उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। अब सर मैं तो दिल्ली या किसी और जगह के या प्रदेश के जजिस बंगलोज जो होते वहां पे नहीं गया हुआ हूं, लेकिन गुजरात का हमारा जो एक जजिस बंगलो इलाका है पूरे अहमदाबाद में, तो मुझे पता इतना तो है कि किसी भी जज के घर में कोई ऐसे जा नहीं सकता, बाहर संतरी लगे होते हैं। अब ये खुलासा ये कहा जा रहा है कि ये कोई भी आ जा सकता है, ये ऐसा हो सकता है क्या? और इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं, ये बता दें। नहीं नहीं, जस्टिस वर्मा बकवास कर रहा है। चोर की दाढ़ी में तिनका, उसको सब कुछ पता है। और इससे साबित हो गया इस देश के सामने कि इस देश के जो जिन पदों को बड़ा मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पद मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मानते हैं, वो चाहे एमपी की हो, किसी मिनिस्टर की हो, किसी ब्यूरोक्रेट की हो, किसी जज की हो, किसी गृह मंत्री प्राइम मिनिस्टर की हो, ये बदमाशी के अड्डे हो गए इस देश में। ये लोकतंत्र का एक तरह से जनाजा निकला है। जुडिशरी
का तो जनाजा निकल ही गया और क्लियर लोगों को पता चल गया ये तो जज के घर में पैसे मिले हैं। मैं और एक बात बताना चाहूंगा देश की जनता को, इस देश में हाई कोर्ट के जज लगने के लिए पैसे देते रहे लोग, और अच्छा। पहले की सरकारों में भी ऐसा हुआ है। अगर इसके लिए कोई नार्को टेस्ट की बात करे तो देश के वकील उनका नाम भी बता सकते हैं जो पैसे दे के हाई कोर्ट के जज बने और सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे। और कुछ ये लोग पहले से जिंदा भी हैं, कुछ लोग जिंदा भी हैं। अगर वो इस शर्त पे ये कहें कि हाँ जो लोग जिंदा हैं और जिनके बारे में आप बताना चाहते हैं उनका नार्को टेस्ट होगा और सरकार करा सकती है, ये देश करा सकता है, तो उनके नाम इस देश के सामने आ सकते हैं। तो बहुत बड़ा घपला है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। देश जो कमजोर हुआ, जिसमें राइट टू एक्सप्रेशन नीचे गया, असमानता बढ़ी, लोगों को बोलने से डर लगा और जो मर्जी कानून बना लो, पार्लियामेंट मदारी के बंदर की तरह काम करती रही, और ऐसे कानून जो राइट टू लाइफ के वायलेशन में हैं पास किए गए, यूएपीए पीएमएलए के नाम के, देश की यूनिटी, एकता, अखंडता, सार और सोवरन पावर की वजह से। ये असल में इसके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? इसके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक वो लोग हैं जो लुटियन जोन, जिसको देश के लोग लूट जोन कहते हैं, उसमें रहते हैं, जो इस देश को जाति और रिलीजन की भाषा बोल बोल के बांटते हैं और एक वोट ज्यादा लेने के लिए, जैसे एक नोट ज्यादा लेने के लिए करप्ट आदमी कुछ भी कर सकता है, तो एक वोट ज्यादा लेने के लिए और आप अपने आप को जनप्रतिनिधि बनाने के लिए बाई हुक और क्रुक जो भाषा बोलते हैं, वही असली आतंकवाद है। आतंकवाद की डेफिनेशन क्या है देश के कानून में? कोई भी ऐसा काम जो देश की एकता, अखंडता, सार्व भौमिकता के, यानी सॉवरन पावर क्या कहेंगे उसको हिंदी में, उसके खिलाफ जो भी काम करता है या जो एक्टिविटी होती है वो आतंकवाद है। और उस आतंकवाद से जान माल का नुकसान होना, प्रॉपर्टी का नुकसान होना, जो देश में दंगे होते हैं जिसमें जान माल का नुकसान होता है, जी। जो भावनाएं भड़काई जाती हैं, वो आतंकवाद है? या बॉर्डर पे कोई एक आदमी आ गया कि पाकिस्तान से आतंकवादी आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ये कुछ भी नहीं उसके सामने। असली आतंकवाद और असली आतंकवादियों की शरण सतुली है लुटियन जोन इस देश का। दिल्ली में, नई दिल्ली में लुटियन जोन, जिस पे ये देश भरोसा करे बैठा है कि संविधान के हिसाब से मानवीय व्यवस्था स्थापित करने वाले लोग यहां रहते हैं। मैं कहता हूं ये दानवीय व्यवस्था स्थापित करने वाले लोगों के भरमार हो गई यहां पर। देश का संविधान मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए है, किसी को एमएलए, एमपी, चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री या राष्ट्रपति बनाने के लिए नहीं है। वो तो व्यवस्था का ही हिस्सा है और सबसे ज्यादा मजबूत व्यवस्था न्यायिक व्यवस्था है, होनी ही चाहिए थी डेमोक्रेसी में, जिसका काम है अगर पार्लियामेंट बदमाशी करे, अगर प्राइम मिनिस्टर बदमाशी करे, गृह मंत्री इस देश का बदमाशी करे, उन लोगों को नकेल कसना, उनको पकड़ना, देश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता रहे, देश का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी उसका मिसयूज ना कर पाए, अपने घर में नोटों की बोरियां ना भर पाए जैसे इस जज के घर में मिली है। तो ये सारा काम है कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी का। कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी कौन सी है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उसका जिक्र है और उसमें जी। कैसे जज लगाए जाएंगे उसमें वो चीजें दी हुई हैं, इसलिए इनको, और संविधान की प्रोटेक्शन करना इनका काम है। ये आपस के फैसले तो बहुत छोटी बात है, कानून खतरनाक बनाए जो देश के लोगों को राइट टू लाइफ, राइट टू एक्सप्रेशन, उसमें बाधा डाले। जैसे इन्होंने पर्सनल डाटा वाला भी एक आप चर्चा डेटा कर रहे हैं प्रोटेक्शन का। उसमें, तब हाँ। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन के नाम से बहाने से क्या शरारत करने की कोशिश है। यूएपीए पीएमएलए, गरीबों के बच्चे, मुसलमानों के बच्चे जेलों में हैं। ये जुडिशरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आग पे हाथ धर के बैठी है, नपुंसकता दिखा रही है। नपुंसक लोग भरे हुए हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब ये कहना पड़ेगा, अब इसमें शर्माने की फंड बट की कोई जरूरत नहीं है देश के सामने। देश के बिल्कुल। सामने देश के वकील अगर बात नहीं रखेंगे तो हम भी अपनी ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की अवाम अवमानना तब होती है जब हम उसके विश्वास को जानबूझ के तोड़ना चाहते हैं। हम तो जी। उसके विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, उसके विश्वास को बढ़ाने के लिए करप्ट लोगों के खिलाफ बोलना बहुत जरूरी है। और उसमें जो दीमक लगा हुआ है, एक तरह से जो घुन लगा हुआ है, जो घुन पूरी लकड़ी को खा जाता है, दीमक पूरी फसल को खा जाता है, उस तरह से बीमारी से ग्रस्त है हमारा जुडिशियल सिस्टम। और जो लोग बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट तक जज बने बैठे हैं, बहुत सारे इनमें भी ऐसे लोग हैं।
अगर दूध का दूध पानी का पानी किया जाए तो जो अपनी प्रमोशन के लिए क्या क्या नहीं जुगाड़ करते। इस देश में जुडिशियल अपॉइंटमेंट का एक नेक्सस बन चुका है पॉलिटिशियन और जुडिशियल सिस्टम के बीच में। और नागरत्ना जो चीफ जस्टिस भी बनेगी अभी देश की, वो महिला जज है सुप्रीम कोर्ट में, उसने अपने खुद भाषण में कहा कि प्रेशर में काम नहीं करना चाहिए जुडिशरी को। यानी उनको जी। पता है कि क्या प्रेशर है और प्रेशर में काम कौन कराना चाहते हैं। कौन लोग हैं जो इस देश की जुडिशरी को नपुंसक बनाना चाहते हैं? ये वही लोग हैं जो बाई हो हुक और क्रुक इलेक्शन जीतने में विश्वास करते हैं, जो देश का विभाजन करके बंटवारा करके किसी भी हद तक गुंडागर्दी करवाने के पक्षधर हैं। ये वो मानसिकता है, देश की विभाजनकारी मानसिकता का कब्जा हो चुका है लुटियन जोन पे, इवन मैं कहूंगा गवर्नमेंटों पे। और सारी गवर्नमेंटों में इस तरह से जुडिशरी में कम ज्यादा होता रहा है। पिछली सरकारों में भी पैसे लेके लोग जज बनने हैं हाई कोर्ट में, और जो हाई कोर्ट में जज बनता है वही सुप्रीम कोर्ट में जाता है। बिल्कुल। तो जस्टिस वर्मा के घर में पैसा मिलना तो एक तरह से वो है कि नंगा हो गया है सारा गेम। नंगा हो गया, बोरियों बिल्कुल। के नोट, बोरियों के नोट। और बकवास करता है ये यशवंत वर्मा। जी। इसकी जो हिस्ट्री आप देखेंगे, ये जुगाड़ी आदमी है, जुगाड़ से जज बना हुआ आदमी है। और कैसे जुगाड़ बिठाया इसने कि जहां पे जूनियर था दिल्ली में, जो जज आता है ना ट्रांसफर होके देश की जी। इधर उधर हाई कोर्ट से, वो बहुत ही जुगाड़ी आदमी आता है। उसमें दो जुगाड़ होते हैं। हम्म। उसमें अ, सुप्रीम कोर्ट में जुगाड़ होना चाहिए आपका कोलिजियम के साथ, उसमें आपका जुगाड़ सरकार के साथ होना चाहिए, जो नोटिफिकेशन कर दे आपका नाम उसमें शामिल कर दे। और किसको लाना चाहेंगे आप? उसको लाना चाहेंगे जो सरकार के यानी मदारी के इशारे पे बंदर की तरह नाच कर सके। बिल्कुल। ये उस कैटेगरी का आदमी है और इसके घर पैसा पाया। इन लोगों को अब कम से कम, अब हमने तो इसमें बयान दिया था कि देश के सामने कोई ऐसा नोट पकड़े गए तो इमीडिएटली ड्यूटी बनती थी पुलिस की, कि पुलिस इमीडिएटली, पुलिस का स्पोक्स पर्सन पूरे देश को बताए ये किसी के बाप की दुकान नहीं है पुलिस डिपार्टमेंट, ये इस देश का एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था में बैठे हुए आदमी की जिम्मेदारी है। वो मात हत नहीं हो सकता, वो किसी मंत्री का रखैल नहीं बन सकती पुलिस इस देश की, गृह मंत्री की या किसी प्राइम मिनिस्टर की या किसी ब्यूरोक्रेट की। दे आर ड्यूटी बाउंड टू टेल। ये एक अनोखा केस है देश में, पूरा देश को जानने का हक है। और ये ड्यूटी है पुलिस की पूरे देश के सामने बताने की कि हमने ऐसे ऐसे जज के यहाँ आग लगी थी और इस तरह वीडियो जारी कर देना चाहिए था उसी वक्त। ये खबर भी लेट छपी है तो इसमें किसने बदमाशी की है? पुलिस ने इसके मामले में देश के सामने क्यों नहीं बताया उसके प्रवक्ता ने? ये देश के प्रति ड्यूटी है, किसी मंत्री के प्रति ड्यूटी नहीं है पुलिस की। बिल्कुल ये सही जो बात। इस देश की डेमोक्रेटिक पुलिस की ड्यूटी देश के प्रति है, किसी गृह मंत्री के प्रति नहीं। इन मंत्री संतरियों ने इस देश को रखैल बना लिया है, इस देश के सिस्टम को, जो सिस्टम मानवीय व्यवस्था में बदलना चाहिए था। इन्होंने अपना वही राजशाही मानसिकता से, व्यक्तिवादी तानाशाही मानसिकता से इस देश को चलाने की कोशिश हो रही है। और जुडिशरी फेल हुई है देश के सिस्टम को बचाने में कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वो चले। तो ये जुडिशरी को हमने कहा था कि इसमें अपराधी है हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। पर जब हमने इस तरह की बातें की तो उसके बाद हमने कल फिर रिपोर्ट मिली कि सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया कि वीडियो जारी कर दिया, रिपोर्ट जारी कर दिया। अरे इस जी। देश को बताने की ड्यूटी है तुम्हारी, तुम हो कौन? हाई बिल्कुल कोर्ट सही। और सुप्रीम कोर्ट या कोई गृह मंत्री या प्राइम मिनिस्टर है कौन? ये सिस्टम मोबिलाइज के थोड़ी किया है। अंदर में, ये सिस्टम के अंदर हमारे काम करने वाले प्यादे हैं। इन प्यादों को अपना काम करना है। ये राजा नहीं है, ये राजशाही नहीं है। इनको, इनकी अकल को ठिकाने लगाने का काम था सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का। मगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट खुद राजशाही तानाशाही और व्यक्तिवाद का शिकार हो गई। मैं जज, उसके बाद मेरा बेटा जज, उसके बाद मेरा पोता जज। मेरा बाप चीफ जस्टिस था तो मैं भी चीफ जस्टिस हूं, हैट्रिक बनाऊं, अब अपने बेटे का जज बनाने का जुगाड़ करूं। इस तरह की बदमाशी ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। और देश का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के कहने कहने के चक्कर में इस देश का बेड़ा कर कर दिया। हमारे देश के लोग, कितने लोग बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए? क्यों जाते हैं? क्यों वहां जाके बच्चे होटलों पे काम करके अपनी फीस का जुगाड़ करते हैं, पेट्रोल सही पंप बात। पे नौकरी करते हैं, होटल में वेटर का काम करते हैं? इससे साबित होता है इस देश का हर बच्चा हर काम करना चाहता है। यहाँ पे सारे रास्ते ही बंद कर दिए, उनको काम करने के रास्ते बंद कर दिए। डिग्निटी ऑफ लेबर के बारे में भी दूषित वातावरण कर दिया। तो देश में व्यवस्था चाहिए थी इन सारों ने मिलकर, और अच्छा है क्योंकि बीइंग एडवोकेट, बीइंग लॉ स्टूडेंट,
हम तो कहेंगे कि हमारी जुडिशरी पे जो देश को भरोसा करना चाहिए, भरोसा करने की जरूरत नहीं है। देश को खुद जागना चाहिए, इफ एंड बट करना चाहिए। और देश के सारे वकीलों से मेरा नम्र निवेदन है कि अब पाले में गेंद है वकीलों के। जी। वकीलों को अब आजादी से भी बढ़ के एक काम करना होगा। देश की आजादी को तो मिल गई, उस आजादी को फलीभूत करने के लिए और देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो संविधान की डिमांड और लक्ष्य है प्रियम्बल के हिसाब से, उसमें करने के लिए इन सब को बाध्य करना और उसमें योगदान देना ये अति आवश्यक है। क्योंकि सर हम लोग मतलब देश की जो आम जनता है उसके तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है, सेशन जज होता है, या तो रूरल कोर्ट का भी जज होता है, वो उसके लिए बड़ी बात होती है। मतलब कि उसको इतने सम्मान की निगाह से देखता है कि ये भाई जज साहब हैं, ये है ना, उसका रुतबा अलग से होता है। हर एक आम आदमी का उनको देखने का नजरिया बहुत ही गौरव वाला, सम्मान वाला होता है। अब यहाँ पे जब ये खबर मिलती है देश के आम आदमी को कि यार इनके तो घर में ऐसे ही नोट की गड्डियां ऐसे पड़ी हुई हैं जैसे हमारे घर में कबाड़ पड़ा होता है ना, आम मयूर जी, आदमी। मैं और बात बताऊं, आपने ये कह दी। ये जितने अपने आप में लाल बत्ती लिए घूम रहे देश के अंदर लोग, जी। ब्यूरोक्रेसी और ये जो नेतागण, जो बड़े बड़े लुटियन जोन के बंगलों में रहते हैं, लूट जोन जी। के बंगले में रहते हैं, ये अपने आप में राजशाही का प्रतीक है वो घर। इन सबको इन घरों से बेदखल करने की जरूरत है। राष्ट्रपति को भी राष्ट्रपति भवन से निकालने की जरूरत है। वो एक गुलामी का परिचायक है। उसको हमें देश के एजुकेशन के लिए या मेडिकल के लिए या देश के युवाओं के लिए यूज करना चाहिए। किसी को रहने के लिए इतना 360 400 500 कमरे का घर देना बेवकूफी है, अनडेमोक्रेटिक है, संविधान के खिलाफ है। इन सब की अकल ठिकाने लगाने के लिए डेमोक्रेटिक हाउसेज में इनको रखने की जरूरत है। एमपी हो या वो, इतने बड़े बड़े बंगले लेके बैठे हैं, बहुत सारे किराए पे दे रहे हैं, अरे गरे अंथू प्यारे रहते हैं। और इनके घरों में वो सारी साजिशें होती हैं। अगर इनके ड्राइंग रूम की बातें इस देश के सामने पता चल जाए तो लोग ही इनको निकाल के बाहर फेंके, सब लोगों को, ज्यादातर को। और ये जज बकवास कर रहा जो कि मेरे को पता नहीं नोट कहां से आ गए, मेरे पता नहीं ये घर पीछे से। अरे कह रहा है इस घर जज कोई के भी आ जा पिछू सकता है। जज जज के जज की। पिछवाड़े में आगे जज बना बैठा है, पिछवाड़े में करप्शन कर रहा है, बदमाश कहीं का, बकवास कर रहा है, नॉनसेंस बात कर रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब सर इसमें, अब आपको लगता है, उम्मीद है ये इतना, ये जो गंदगी है वो खुल के तो बाहर आ गई। मुझे याद है वो गंदगी। प्रशांत भूषण की एक वो हाँ। बात याद है कि अब मैं तो उस समय मुझे बड़ा अजीब लगा था, मैंने सुना था कि वो कोई किस्सा सुना रहे थे, वो बड़ा वायरल हुआ था कि कोई जज को 9 करोड़ रुपए दे दिए गए और फैसला अपने हक में ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट की कुछ बात थी। पक्की पक्की बात है ये पक्की अच्छा। बात है। ऐसे ऐसे बहुत काम हुए हैं। और ये क्या है, जो लोग जजेज हैं, और इवन इस देश में एक बड़ा ड्रामा चल रहा है अंग्रेजों के समय से, वकीलों को सीनियर डेजिग्नेट करना। उसके चक्कर चक्कर में वकीलों को जो बोलना चाहिए दमदार तरीके से वो बोल ही नहीं पाते। वो इस देश में कानून बनवाया हमने 2006 में कि इस देश का कोई जज माइलॉर्ड नहीं है, बकवास शब्द यूज हो रहा है। और इनकी अकल खराब कर दिए लोगों ने। और लोगों को ऐसा लगता है जैसे भिखारी भीख मांग रहे हैं हम। न्याय की भीख नहीं होती। न्याय करने की जिम्मेवारी है इन लोगों की, जजों की। दे आर जी। ड्यूटी बाउंड, इसी काम के लिए हैं। बहुत आमूलचूल परिवर्तन जुडिशियल सिस्टम में करना चाहिए, करना की जरूरत थी। वही पुराना सिस्टम, 10 फुट ऊपर बिठा के नीचे से खड़े होके बातें करना, ये गुलामी पर था। ये न्यायिक व्यवस्था हमारी हमारी संस्कृति थोड़ा है। हमारी संस्कृति तो बैठ के न्याय करने की है। एक आदमी जिसका नंबर आए वो बोले। ये सारा का सारा करना तो वो चाहे। और ये अब संस्कृति के ठेकेदार लोगों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। सारे लोग एक बात पे ध्यान दे रहे हैं कि जज हमारी मुट्ठी में होने चाहिए। और कर लो दुनिया मुट्ठी में रिलायंस वाले की, और कर लो जुडिशरी मुट्ठी में। वही काम हो रहा है। और इसी तरह से सारी अगर आप देखेंगे रिकॉर्डिंग भी, सुप्रीम कोर्ट के अगर आर्गुमेंट का पूरा ध्यान दें आप, महत्वपूर्ण केसों का, उससे पता चलता है कि सरकार के वकील जब बोलते हैं, जजेस कैसे सुनते हैं, और जो दूसरे वकील सुनते बोलते तो कैसे सुनते हैं। और उनका चेहरा मोहरा और उनकी बोलने का तरीका, अगर इस पर अध्ययन हो इस देश के अंदर, तो बड़े सनसनीखेज बातें देश के सामने आ सकती हैं। और इसमें। हमने फिर क्या किया, एक बात सुनो आप, इससे मैसेज दूर तक जाएगा। देश में कानून ही नहीं था कि जजों को कैसे बोला जाए। हमने पटिशन डाला तो देश में नोटिफिकेशन हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट का, हमारे मुकदमे का नाम उसमें दर्ज है आज भी एडवोकेट में। जो रूल है, ड्रेसिंग कोड जो बना देश में, ड्रेस कोड के खिलाफ भी हमने लड़ाई लड़ी है। क्या बकवास है ये काले रंग के कपड़े, गरम देश में। और ये गाउन पहनना, डॉक्टर एक गाउन पहनता व्हाइट,
अंदर जो मर्जी कपड़े पहने, या सारा ड्रेस कोड इस तरह से जैसे महावेटर की तरह से। तो उस एड्रेसिंग कोड को कहा कि माय योर ऑनर और ऑनरेबल कोर्ट है। ये कानून बनने के बाद भी मैंने तो कभी कहा ही नहीं माय लॉर्ड किसी जज को। और जब हमने इसीलिए ये लड़ाई लड़ी, तो अब हम उस कानून के हिसाब से, जिस कानून को हमने बनाने में अहम रोल अदा किया, जी। उसके हिसाब से बोलना, तो 2-3 बार मेरे को, दो तो उन जजों ने टोका जो बाद में चीफ जस्टिस बने, और मेरे को कहना पड़ा ऐसे उंगली करके, यू आर नॉट माय लॉर्ड, सिंस जून 2006। और ठीक है। देश के इवन बार काउंसिल का चेयरमैन भी, इवन हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं बार एसोसिएशन के, इसमें सिब्बल भी शामिल है, आपका गुजरात से दवे भी, दुष्यंत दवे जो हमारे अच्छे शुद्ध। परिचित हैं, ये सब लोग, वो भी शामिल है, जिसकी मैं कदर करता हूं, एक बोल्ड आदमी है। मगर वो सारे के सारे खुद भी माय लॉर्ड तोते की तरह करते हैं, और इस देश के वकीलों को नपुंसकता से भरने का काम करते हैं। और माय लॉर्ड करना वो ऐसे जैसे, और जिसको ये आदमी दूसरे तरीके से बोलता हूँ, जजों को लगता है जैसे, खुद मेरे को कहा दत्तू जो चीफ जस्टिस भी बना बाद में देश का, जस्टिस केहर चीफ जस्टिस बना, इन दोनों ने, कि कोर्ट में मैं था, जिसमें जेठमलानी, पीपी राव जैसे पुराने सारे वकील भी थे। जब मैं उनको कह रहा था यूर ऑनर ऑनरेबल कोर्ट, उन्होंने कहा माय मिस्टर एडवोकेट वाई आर नॉट यू आर नॉट एड्रेसिंग अस माय लॉर्ड। मैंने कहा नो नो, यू आर नॉट माय लॉर्ड यू आर सिंस नॉट माय लॉर्ड। 2006। तब उनको शर्म आई, चेहरा ऐसे लटक गया उस दिन, और उसकी कोर्ट में इससे ज्यादा नोटिस और रिलीफ नहीं मिला वकीलों का कभी भी, ये भी रिकॉर्ड है। तो दिस इज हैपनिंग इन दिस कंट्री। अपने कानून का फॉलो नहीं करते। एक भी जज ऐसा नहीं कहता। मुरलीधर ने कहा था कि मेरी कोर्ट में कोई मुझे माय लॉर्ड नहीं कहेगा। जो मुरलीधर सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए था, उस मुरलीधर की इनके रात को ही ट्रांसफर कर दी थी इसी तरह से। इसके नोट पाने में भी जैसे बात आई थी ना, कि इसको तो हम ट्रांसफर वैसे ही कर रहे हैं जी इलाहाबाद जी में। जी। हाँ, तो मुरलीधर ने कहा था कोई जज ऐसे मुझे माय लॉर्ड नहीं कहेगा, कोई और सर वकील। मुझे मुझे अब ये भी थोड़ा आपसे समझने का मन हो ही रहा है, आपसे बात कर रहा हूं मैं। हम्म, उत्तर प्रदेश का जज का भी एक आया जजमेंट सामने, परसों की बात है, कल की बात, कल हम्म, हमने देखा, परसों शायद हम्म, बोले वो, कि हाँ। किसी भी स्त्री के स्तनों को स्पर्श करना या तो उसका नाड़ा खींचना वो कोई सेक्सुअल अब्यूज नहीं है। ये किस तरह का अवलोकन है, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो ये वहां बैठे हुए? नहीं नहीं, उन्होंने ये बेवकूफी की है। और एक कॉमन सेंस वाले किसी भी इवन जज से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज वाले से भी ये उम्मीद नहीं की जा सकती। वो कोई रिलीफ, उसके दिमाग में कोई ऐसी बात है तो उसको लैंग्वेज भी आनी चाहिए, क्या लैंग्वेज उसमें लिखनी चाहिए। अगर उसको लगता है ये रेप नहीं था, तो उसको लैंग्वेज किस तरह की कैसे लिखनी चाहिए। और जो लैंग्वेज उसने लिखी है दैट इज टोटली एब्सर्ड, और उसकी इनकैपेसिटी को जाहिर करता है। ऐसे आदमी से काम छीन लेना चाहिए, ताकि वो शर्मा के भाग जाए नौकरी छोड़कर। जाओ पेंसिल ले लो, तुम इतने ही रहम करो इस देश पे। ऐसे जजों की इस देश को जरूरत नहीं है। ऐसे बेहुदा मानसिकता के लोगों को जरूरत नहीं है। काफी लोग ऐसे आ गए हैं जुडिशरी में आजकल। और सबकी पहचान, काफी जजों की पहचान इसलिए इस एंगल से किया गया कि वो नीचे खाकी निकर पहनते हैं। इस तरह से काफी लोग जज बनाए गए हैं। तो इसमें कैसे कहेंगे कि कोलिजियम कर रहा है? कोलिजियम कैसे कर रहा है? कोलिजियम इज हैविंग हैंड्स इन ग्लोव्स विद गवर्नमेंट। और जिसने भी उसके साथ हाथ नहीं मिलाया, उसके समय में अपॉइंटमेंट नहीं हुई। और वकीलों के डोजियर जो प्रशांत भूषण बार बार कहते हैं, ये सच्चाई है कि इनको लेके इस तरह से माहौल बनाया जाता है कि इनको ऐसा कमजोर बना दो, डरा दो, और जो मर्जी फिर करा लो। गोगोई का क्या हुआ था? जी। गोगोई जैसा ऐसा जज, ऐसा घटिया जज इस देश की जुडिशियल हिस्ट्री पे कलंक है। खुद ही छेड़खानी का केस शनिवार को अदालत लगा ली। देखिए, शनिवार को अदालत लगा ली। खुद ही मुजरिम, खुद ही पुलिस, खुद ही थानेदार, खुद ही जज। और उसमें नंगा नाच जब हुआ, जब हमारी बार एसोसिएशन के एक मिस्टर खन्ना प्रेसिडेंट थे, वो भी उस दरबार में धृतराष्ट्र की सभा में शामिल हुआ, और उसको अपनी तरफ से सपोर्ट कर दिया। लानत है ऐसे बार एसोसिएशन के लीडर पे भी। उसको चाहिए तो था बार एसोसिएशन जनरल बॉडी मीटिंग करके उसको हटा देते बार एसोसिएशन से, ऐसे बेहुदा आदमी को, जो इस तरह के नंगे नाच, इस तरह की धृतराष्ट्र की सभा में शामिल हुए, जिसमें द्रौपदी रूपी किसी महिला की साड़ी उतारने वाला खुद ही चोर, खुद ही अपराधी, खुद ही जज, खुद ही थानेदार, खुद ही सब कुछ नॉनसेंस। और बाद में एमपी बन गया। वो देखिए पार्लियामेंट का क्या उद्धार करने वाला है। सर ऐसे जजेस जो पाए जाते हैं जुडिशरी में, जितने भी इस तरह के फ्लोज पाए जाते हैं, क्या कोई मतलब पास्ट में कोई ऐसा उदाहरण है, एग्जांपल सेट किया गया है कि अगर इस तरह से कोई करप्ट प्रैक्टिसेस करता हुआ पाया जाए, चाहे वो
पैसों को लेकर हो या मॉरली हो या किसी भी तरह से कोई कोई कड़ा पनिशमेंट हुआ हो, या क्या हो सकता है इनके साथ, मतलब क्या उम्मीद रखनी चाहिए हमको? देखिए, ये बिल्कुल कड़ा पनिशमेंट हो सकता है। इम्पीचमेंट हटाने की ड्यूटी तो पार्लियामेंट की है। वो सुरक्षा तो इसलिए दी थी ताकि ईमानदार लोग जज बनेंगे और उनको कोई रोक ना पाए, कोई सरकार या कोई डरा ना पाए और उनकी नौकरी को कोई खतरा पैदा नहीं कर पाए। पॉजिटिव तरीके से इनको सिक्योरिटी दी थी टेन्योर की। मगर यहाँ टेन्योर की सिक्योरिटी तो उसको दे ईमानदार लोगों के लिए। जब भ्रष्ट ही शामिल हो गए, जुडिशरी में भ्रष्ट लोगों का भरमार हो गई, मान लो अगर उनकी भर्ती ही इस तरह से हो गई, देख के कौन आरएसएस का बंदा है या कौन सरकार के नजदीक का बंदा है, कौन किसी जज का बेटा था, कौन क्या है, क्योंकि कब्जा है कुछ परिवारों का। ये केस में भी ये काफी हाईलाइट हुआ देश के अंदर कि जी। वही लोग बार बार कब्जा किए बैठे हैं। तो क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसमें, ऐसा कई बार हुआ। दो बार पार्लियामेंट में जब गया मामला, किसी ने इस्तीफा दे दिया पहले ही, और पार्लियामेंट ने आज भी इतनी नकारा साबित हुई है, एक भी जज को हटा नहीं पाई है पार्लियामेंट। कि पार्लियामेंट में ज्यादातर वही लोग बैठे हैं, मेजोरिटी, जो भ्रष्टाचार के राजनीति करके पार्लियामेंट में पहुंचते हैं या एमएलए बनते हैं। एक भी ऐसा नहीं है। मैं ये कहूं, अगर नार्को टेस्ट करा लिया जाए इस देश के सभी पार्लियामेंटेरियन का, इंक्लूडिंग इस देश के प्राइम मिनिस्टर का, तो इनका बल्ब फ्यूज हो जाएगा। इनको डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा पार्लियामेंट से। एक ही दिन पार्लियामेंट खाली हो सकती है। ये सारे के सारे झूठे एफिडेविट देने वाले लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा काला धन यूज किया है। और मैं इस जज के घर तो जो पैसा मिला ना, मुझे तो एक और आशंका होती है, काफी वकीलों का आशंका है, वो ही मैं अब जाहिर करना चाहता हूँ। जी। कोई महामूर्ख से महामूर्ख, महाचंडाल, महाचालाक, महाभ्रष्ट जज भी ये काम नहीं कर सकता, बोरी के नोट अपने घर में रखेगा। इससे ये लगता है पूरे एपिसोड से कि इसमें दाल में कुछ काला है। ये पैसा, इसकी जो झोपड़ी पीछे यूज जो करी है बैकडोर से, ये यूज करने वाले कोई और लोग हैं। उसमें पॉलिटिशियन शामिल हो सकते हैं, उसमें सरकार के बिग बॉसेस शामिल हो सकते हैं कि ना तो कोई शिकायत करेगा ना कोई चेक करेगा। सेफ हाउस है, वो लाल बत्ती में पैसे ले जाओ, जज की कार में ले जाओ, किसी और की कार में ले जाओ, कौन पूछने वाला है, कौन रिकॉर्ड करने वाला है। तो ऐसे जज जो गोदी जज इनको कहते, जैसे गोदी मीडिया ने गोदी जज, तो गोदी जज का ऐसा इस्तेमाल होना, ये कितना खतरनाक जज है देश के लिए, अंदाजा लगाइए आप। जो इसके आप ये घर कह में रहे हैं बोरी पैसे, काली पैसा, ये करप्शन का नहीं है। ये पैसा इलेक्शन में भी खर्च हो सकता है। जो दिल्ली में इलेक्शन हुए, बड़ा ये चंक है, हब बहुत हो सकता, बड़ा पैसा ये जला हुआ वहां दिख रहा है। ये सेंटर हो सकता है उस ब्लैक मनी का जो इलेक्शन में खर्च किया गया। आप पंजाब के चीफ मिनिस्टर पे तो छापा डाल रहे थे, और आपकी नाकों के नीचे एक जज के घर में बोरियां नोट की हैं, जो आग लगने से बाई चांस एक्सपोज हो गई। फिर उसको किसने छुपाया? 14 तारीख से 20 तारीख के अखबार में आया, 20-21 को ये बात आई, तो बीच में छुपाया किसने? किसने प्रेशर डाला कि इस खबर को बाहर नहीं आने दो? इसलिए मैं मुजरिम कहता हूं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी मुजरिम है इस देश के। और पुलिस तो है ही है। पुलिस तो चलो, कर्मचारियों का, इस देश की पुलिस का मिसयूज होता है मंत्रियों द्वारा। इस देश की पुलिस डेमोक्रेटिक पुलिस नहीं बन पाई। इनको राजा के लठैत की तरह यूज किया जाता है, जो कि डेमोक्रेसी में पॉसिबल नहीं है। उसी सिस्टम वही चल रहा है। तो वो लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए, प्रमोशन के लिए, वो बेचारे बैंड हो जाते हैं। मैं उनको नहीं कहता कि पुलिस में ईमानदार लोग नहीं, बहुत सारे ईमानदारी से ही काम करना चाहते हैं। हर भ्रष्ट पुलिस वाले को भी एक बेईमान नेता पसंद नहीं है, मगर उनकी मजबूरियां हैं। तो किसने रोका इन लोगों को? और ये बात, प्रेशर जब चारों तरफ से आया, जब ये बात सामने आई, और कौन है गोदी मीडिया पे चलवाने वाला? कि गर्ग ने तो मना कर दिया। जो हम्म। इसमें जो अग्निशमन जी। का जो जो चीफ ऑफिसर है, चीफ ऑफिसर है फायर उसका। फायर 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 ब्रिगेड का चीफ ऑफिसर, जो बाद में जी। कहता है मैंने तो बयान दे रखे हैं, मैं कैसे मना कर सकता हूं? वो गोदी मीडिया कौन कौन है उस मीडिया पे कंट्रोल करने वाले? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, आरएसएस। और आपको एक और बताऊं, जब अखबार में आ गया, अखबार में आने के बाद एक वकील जिसका नाम है अरुण कुमार भारद्वाज, बीजेपी के पैनल पे बीजेपी ने उसको बनाया। बीजेपी का आदमी, आरएसएस का आदमी है। वो चीफ जस्टिस के सामने जाता है, बोला जी बड़ी ये तो जुडिशियल जुडिशरी के ऊपर धब्बा है, इसमें तो कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा हाँ मुझे संज्ञान है। वो आरएसएस का वकील कोर्ट में उस दिन चिंता व्यक्त करता है, उस दिन अखबार में आने के बाद। उससे पहले ना, वो भी नहीं करता, कोई नहीं करता। इसलिए मेरे को ये खेल अकेला इसका नहीं है। ये
वो है मदारी के बंदर की तरह ये जज है। इस मदारी के बंदर के गले में पट्टा किसका है? जो इसको नचा रहा था, जो इसकी कोठड़ी में पैसा है, मगर पैसे में शामिल ये भी है, क्यों फ्री में तो नहीं काम करेगा। जिस तरह से इसका बिल्कुल। एलिवेशन हुआ, जिस तरह से ये इलाहाबाद से आया और यहाँ पे आके सेकंड नंबर बन गया दिल्ली हाई कोर्ट में, और इसका तो जुगाड़ ऐसा था, लग रहा था कि ये तो सुप्रीम कोर्ट में आने की तैयारी थी। ऐसे जुगाड़ी आदमियों को तो ये एडजस्ट करना चाहते हैं वहां। और ये तो बिल्कुल। देश के पूंजीपति जो है ना, जो अडानी अंबानी आपके, इनके नजदीकी लोगों का यह कहना है, इनका ड्राइंग रूम का यह कहना है कि हम बाकी जगह तो हर जगह मजबूत है, थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट में कमजोर है। यानी सुप्रीम कोर्ट में और इस तरह के कैश वाले, आदान प्रदान वाले, हमारे चेले चाटे, हमारे भ्रष्टाचार को छुपाने वाले, उसमें शामिल होने वाले लोगों को हमने जुडिशरी में पहुंचाना है सुप्रीम कोर्ट तक। ये उसी तरह का आदमी है, उन्हीं का आदमी है, एक तरह से इस तरह की मानसिकता वाले लोगों का आदमी है। अब तो मुझे नहीं लगता कभी लोग आशंका जाहिर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी, कहीं यशवंत वर्मा हार्ट अटैक होकर मर ना जाए। ये सर बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ी आशंका जता रहे हैं। हाँ हाँ, मैं आशंका नहीं जता रहा, ये बहुत सारे वकीलों के मुंह की बात बता रहा हूं कि अच्छा। ही कैन गो अवे टू हेवनली अबोर्ड। ये है बात। तो हाँ, अगर जिस ऐसा तरह से। होता है, तो ऐसा होता है, तो देश को फिर समझने कि मैं वो देरी नहीं करनी चाहिए कि मामला खाली करप्शन का नहीं है, ये इस देश को बंधक बनाने का है, इस देश का अपमान करने का है, इस देश की डेमोक्रेसी को अपनी जेब में लेकर पैरों की तरह रौंदने वाली शक्तियां कौन है, उनको नजर में डाल के उनको से मुक्त कराना है देश और देश की व्यवस्था। बिल्कुल सही बात सर। आखिर में एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। दर्शक जो हमारे देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, और आप, क्योंकि आप बिल्कुल बेबाक और सही बोलने के लिए आप जाने जाते हैं सर। अभी जो जुडिशरी है, जो जो जज बैठे हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, तो इसमें ऑनेस्टी रख के अपना काम करने वाले क्या इतने हैं कम से कम कि विश्वास बना रहे, या उनकी संख्या कम हो चुकी है? बहुत प्रामाणिक ही विचार। ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा कम है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी नजर दौड़ाइए आप। मैं यहाँ किसी से पर्सनल होने के बजाय मैं बताना चाहता हूँ, दो चार जज के अलावा इस देश के एडवोकेट, इस देश की जनता किसी की खबर ही नहीं पड़ती, ना उनको जानना चाहती, ना उनके बारे में उनका इंटरेस्ट है। कौन है वो? जब देश को जरूरत पड़ी, देश के लोगों को राइट टू लाइफ की जरूरत पड़ी, जहां पे लोगों को जमानतें तक नहीं मिल रही थी, पत्रकारों को, जहां सिस्टम ऐसा रौंद के चल रहा था और जुडिशरी कांप रही थी, जुडिशरी डर रही थी, जुडिशरी इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाई। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों का क्या करना है? क्या अचार डालना है क्या देश को? अगर वो समय पे लोगों के फंडामेंटल राइट के बचा ना पाए या उसके बारे में इंटरप्रिटेशन ना कर पाए लॉ की, लिबरल लोगों के हकों में, तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द, अभी ऐसे एक्सपर्ट वकील हैं, इनको जज बनाया गया, देन व्हाट इज द बेनिफिट? तो जस्टिस ओका इस देश में सामने आया लोगों के फंडामेंटल राइट बचाने के लिए। असली में अगर कोई जब जस्टिस है तो आज के दिन उसको कहेंगे, जो बिना ऑफिस में होते हुए भी जिसको चीफ जस्टिस समझ रहे हैं लोग, अब एडवोकेट, देश की जनता, वो है जस्टिस ओका। जस्टिस भुइया, कुछ जस्टिस गवई, जस्टिस मसीह, गिने चुने 30 34 35 आदमियों में 5 आदमियों के अलावा नाम लेने का मन नहीं करता लोगों का। तो क्या परसेंटेज आप निकालिए अब आप, कितने परसेंट? 15-20 से ऊपर नहीं होते सर। हाँ, मुश्किल से, मुश्किल से। मुश्किल, मुश्किल से। हम्म, हम्म। तो थोड़ा, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा दुर्भाग्य वाला मामला हो गया सर। हाँ, उम्मीद अब करते लगता हैं। है, अब हो सकता है जस्टिस खन्ना अपने चाचा की शर्म के चक्कर में, क्योंकि जस्टिस एच आर खन्ना का दिल से रिस्पेक्ट मैं सबसे ज्यादा करता हूं इस देश के किसी भी जज से। जिस आदमी ने इस देश के लोगों के फंडामेंटल राइट बचाने के लिए अब ताक पे रख दिया था अपना चीफ जस्टिस सीट, और घर में कहा बीवी को कि मैं वो काम करूंगा, उन्होंने कहा यस वो काम करिए जो आपको ठीक लगता है। बोला आज मैं वो काम करने जा रहा हूं जो मेरी चीफ जस्टिस सीट को छीनेगा, क्योंकि सरकार में कौन थे? और वो आदमी 5 में से 1 आदमी देश के जनता के पक्ष में खड़ा था,
और 4 तानाशाही के पक्ष में खड़े थे, व्यक्तिवाद के पक्ष में खड़े थे, राजशाही के पक्ष में खड़े थे। उन 4 में से चंद्रचूड़ का बाप भी एक था। और आपको उसी तरह से जी। हाँ, और अब चंद्रचूड़ ने भी वही काम किया जो उनके बाप ने किया, उससे बेहतर नहीं कर पाया। और जस्टिस खन्ना का भतीजा होने के नाम पे हो सकता है इसको एलिवेट किया जस्टिस खन्ना को, अदरवाइज तो बहुत सारे मेरिटोरियस जजों को ओवर लुक करके इनको यहां पर लाया गया था। मुंह खाए आंख शर्माए, इसलिए उम्मीद नहीं है कि जस्टिस खन्ना वो काम करेंगे जो हकीकत में 100% सही होगा। कुछ ना कुछ लिपापोती होगी, ऐसा वकीलों का मानना है। पूरा न्याय नहीं हो पाएगा। अगर वो पूरा न्याय कर पाए तो बहुत अच्छा होगा, देश को फख्र होगा जस्टिस खन्ना पे कि अपने चाचा की राह पे चल के इस देश को न्याय दिया। मगर उम्मीद नहीं है। मगर उम्मीद नहीं है तो फिर तो ये मायूसी वाला मामला है सर, क्या करें फिर? मायूसी की हकीकत है, इसमें मायूसी क्या करेगी? मायूसी करने की जरूरत नहीं है। देश के लोग 140 करोड़ देश के मालिक हैं, और मालिकों को तो रोज देखना होता है कि कौन उनका सेवक बदमाशी कर रहा है, कौन ढीला है, कौन ड्यूटी नहीं कर पा। उनका काम है कि वो अपने इन सेवकों को बदले, रिटायरमेंट करें, इनको पेंशन दें, इनको घर भेजें। बहुत सही बात है सर, बड़ा आपने चित्र जो है स्पष्ट कर दिया, बहुत चीजें खोल के रख दी। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका सर वक्त निकालने के लिए। और कुछ ऐसा कुछ हो जो कहना हो और मैं पूछ ना पाया हूं तो प्लीज कह दें। नहीं, आप मेरे से कह रहे थे कुछ इनिशियल लेवल पे कोई पर्सनल डाटा के बारे में कोई क्वेश्चन अरे पूछना हाँ चाह रहे हाँ, थे। वो मुद्दा है, उस पर अगर आप थोड़ा बता दें, क्योंकि हाँ और हाँ। ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल में और एक अमेंडमेंट करके ला रही है ना ये इस हम्म। सत्र में। हम्म। अब हम्म। बताया ये जा रहा है कि पहली बार जो लाने वाले थे पिछले सत्र में चुनाव से पहले, आ, उसके बाद ये जो लाया जा रहा है वो और घातक सिद्ध हो सकता है आम जनता के लिए, हमारे जैसे स्वतंत्र पत्रकारों के लिए, और जो सिविल सोसाइटी में रहकर कुछ अच्छा काम करने की और लूपहोल्स को उजागर करके सिस्टम को ठीक करने की कोशिश में जो लोग लगे हैं जितने भी देश में, उन सब के लिए तो और घातक सिद्ध हो सकता है। ये कुछ अगर इसमें रोशनी डाल दे कि ये जो लाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें अगर ये पास हो गया तो किस तरह से ये और डेंजरस हो सकता है डेटा प्रोटेक्शन बिल, अगर उसमें थोड़ा बता दे प्लीज। देखिए, सिंपल सा एक सिंपल बात समझनी होगी देश के लोगों को। डेमोक्रेसी का मतलब है पारदर्शिता। जी पारदर्शिता आधार है डेमोक्रेसी का। देश के लोगों को सब कुछ जानने का अधिकार है। जो लोग सत्ता में हैं, व्यवस्था में हैं, या जो लोग बिजनेस भी करते हैं, उनको टैक्स अगर देना है तो बिजनेस फलता फूलता कैसे है? देश के रिसोर्स से, देश के लोगों की मेहनत से। बिल्कुल। कोई एक आदमी की बपौती नहीं है। कैपिटलिज्म एक जो हावी है, जिससे असमानता देश के अंदर बढ़ी है, वो अमानवीय है। जी यहां बात उसकी नहीं है कि कैपिटलिज्म का विरोध। विरोध हर उस बात का है जो पूरी मानवता के साथ न्याय करने में सक्षम नहीं है, जो मानवता में डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं करता है, जो लोगों के पसीने के बदले में उनका जो हक बनता है उसको नहीं मिलता, और वो हक किसी एक की थाली में चला जाता है, उसका नाम है कैपिटलिज्म। और इसको जी कोई सहन नहीं कर सकता। ये कभी भी अप्रिशिएट इसको नहीं किया जा सकता। अब पर्सनल डाटा किस बात का? किसको पर्सनल डाटा चाहिए? जो इस देश में बिजनेस करते हैं, अगर वो करप्शन करते हैं, कोई नेता है वो करप्ट है, भ्रष्ट है, कोई ब्यूरोक्रेट है वो करप्ट है, भ्रष्ट है, इनको इनको पर्सनल डाटा में आप ला ही नहीं सकते डेमोक्रेसी के अंदर। ये तानाशाही में पर्सनल डाटा में आ सकते हैं, राजशाही में, कि राजा जो भी करेगा 360 रानियां रखेगा, अवैध रूप से लड़कियां उठाएगा, हरम में रखेगा, रात को फेंक के मरवा भी देगा। कोई जज उसके खिलाफ कुछ बोलेगा उसको भी मरवा देगा, शेर के सामने रख देगा, कुएं में मगरमच्छ में डाल देगा। ये उसमें चलता है। उसको हम दफन कर चुके थे। उसको लात मार के, उसको जूते मार के हमने देश में आजादी और संविधान बनाया था। और संविधान आने के बाद कोई पर्सनल डाटा नहीं। पर्सनल डाटा एक ही है, मेरी निजी पर्सनल लाइफ, मेरी और मेरी बीवी की। इसके अलावा मेरा कोई पर्सनल डाटा नहीं है। ये सब बकवास है। जिस पैसे से इनकम टैक्स लेते हैं और वो कानून पार्लियामेंट पास करती है, जिसको देश को जानने का हक है सरकार को, उसको देश की जनता को उससे भी पहले जानने का हक है, तभी बिल्कुल। सरकार को जानने का हक है। ये बकवास कर रहे हैं नेशनल यूनिटी, इंटीग्रिटी और इस तरह की सिक्रेसी करके। नॉनसेंस है जो सिक्रेसी के इस तरह की इंटरप्रिटेशन करता है, या जुडिशरी इस तरह के मामलों में सकम्ब हो जाती है, प्रेशर में आके झुक जाएगी अगर,
ये पर्सनल डाटा के नाम पे भ्रष्ट नेता अपने भ्रष्टाचार को छुपाना चाहते हैं। भ्रष्ट पूंजीवादी लोगों के भ्रष्टाचार को छुपाने का नाम है पर्सनल डाटा की जो सिक्योरिटी जो बात आ रही है। कोई पर्सनल डाटा नहीं, कोई पर्सनल लाइफ नहीं। यहां पे क्या था, यहां तो इस तरह की बदमाशी होती है। लेडी को जज बनाने के लिए ये क्या नाम है, एक वकील जिसकी वीडियो सरेआम फैली, जी जो कांग्रेस का भी प्रवक्ता बने घूमता है, जी, मिस्टर क्या नाम है उनका, सिंघवी साहब। सिंघवी, हम्म। किसी को जज बनाने के लिए चैम्बर में, और उसने हाई कोर्ट ने चुपचाप उसको डिलीट करवा दिया। होना चाहिए तो एक्सपोज होना चाहिए, तो शायद में पार्टी से बाहर निकालना चाहिए था, उसका लाइसेंस जब्त करना चाहिए था बार काउंसिल को। उन लोगों को आप कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बता रहे हैं, जो इस देश की नैतिकता चरित्र का इंटरप्रिटेशन नहीं कर पा रहे, वो देश के कॉन्स्टिट्यूशन का खाक इंटरप्रिटेशन करेंगे। और उस पर बैन लगा दिया था। हमने आवाज उठाई, मैंने आवाज उठाई थी, हमने भी आवाज उठाई थी कि कोई भी चैम्बर, एडवोकेट का चैम्बर, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। कोर्ट डज नॉट बिलोंग टू जज और एडवोकेट्स, इट बिलोंग टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री। उससे संबंधित है। और चैम्बर में आप कोई भी आप ताला लगा के काम नहीं कर सकते, ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। और वहां पे व्यभिचार नहीं कर सकते, वहां जज बनाने के लिए लेडीज के साथ आप रंगरलियां नहीं मना सकते, वहां पे आप दारू नहीं पी सकते। तो ये सारा का सारा ये डाटा छुपाना और प्राइवेसी प्राइवेसी प्राइवेसी, ये प्राइवेसी कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार को नाम छुपाने के लिए प्राइवेसी, प्राइवेसी कुछ नहीं होती। एक ही प्राइवेसी है जो ये पूरा मानव जाति जिसका सम्मान करती है, पूरा देश जी सम्मान करता है, वो है हमारी पर्सनल लाइफ। वो भी जी जब दोनों में से एक को शिकायत ना हो, वो भी तब, उसमें भी कोई बदमाशी करे पति पत्नी से या पत्नी पति से, वो भी जग जाहिर होने की बातें हैं, वो उस दायरे में आ जाती हैं फिर। वरना ये जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है, ये कुछ नहीं है, देश को धोखा देने के लिए, एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, और देश को और नपुंसक बनाने के लिए राइट टू एक्सप्रेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को एक तरह से खत्म करने का, जैसे संविधान को ये लोग खत्म कर रहे हैं 2 नंबर में, ऐसे ही 2 नंबर में राइट टू इंफॉर्मेशन को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे सारे लोग, ऐसी सारी मानसिकता के लोग देश के दुश्मन हैं, गद्दार हैं, देश के अपराधी हैं। उसमें चाहे पार्लियामेंट भी शामिल है। शामिल हो, बिल्कुल समझ गया। जी थैंक यू मलिक साहब, आपने वक्त निकाला। जी, नमस्कार। महत्वपूर्ण दो नमस्कार। जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे, और आपने जुडिशरी की जो आपने हालत और अंदर से जो चित्र है वो आपने रख दिया सामने खोल के सबके। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी, नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। तो दोस्तों, मलिक साहब, हमने उनको देखा सुना, और अब इससे ज्यादा हम क्या कहें, है ना। इतना सीनियर जो एडवोकेट हैं हमारी जुडिशरी में, जो जिनका बहुत बड़ा रोल है, जाने जाते हैं अपने बहुत सारे जुझारूपन के लिए और सच और ईमानदारी से लड़ने के लिए। ऐसे एडवोकेट अगर जब आपको सुप्रीम कोर्ट की वास्तविकता और हाई कोर्ट्स की वास्तविकता से रूबरू करवाते हैं, तो उससे आगे हम तो फिर आपसे क्या कहें। तो ये कहना था आपसे, और बस ये आखिर में जैसे हम करते हैं ये भी अभी कर देते हैं, जैसे आप सबने हमको कहा हुआ है कि भाई आप QR कोड डाल दिया कीजिए। हम ये डाल रहे हैं, आप देख लीजिए, आपके हिसाब से आपको जो भी ठीक लगे इसको आप इसमें स्कैन करके आप हमें वो राशि आप भेज सकते हैं। तो ये पूरी बातचीत आपने सुनी। अब आपके ऊपर है कि आपको ये कैसा लगा। अपना मत, अपना विचार आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमको लिख के जरूर से भेजिएगा। और ये बातचीत आपको पसंद आई हो, जो मलिक साहब ने जानकारी दी न्यायपालिका में जो स्थिति है उसको लेकर, अगर वो आपको लगा हो कि योग्य था, उसमें आपसे आपके ज्ञान में कोई वृद्धि हुई है, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। इसकी जो लिंक है इसको आप हो सके उतना शेयर कीजिए। और ये जो चैनल है भाई आप ही का है ना। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक तो अभी कर लीजिए, और अपने आसपास के जो लोग हैं अपने सर्कल में उनसे भी इसको सब्सक्राइब करवाइए। आप सबके तन और मन के स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।